हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट। ये जो चैप्टर है महान रोमन साम्राज्य के बारे में है। रोमन साम्राज्य को समझने से पहले उसका एक वीडियो देखते हैं कि वो आज से जो है लगभग 2500 साल पहले यानी कि 500 बीसी में किस हद तक भव्य रहा था। तो यहाँ पर जो है एक एनिमेटेड वीडियो है जो कि उस दौर को दिखाने की एक कोशिश है। ये तो खैर भव्यता तो एक वजह है। एडिशनली रोमन साम्राज्य में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसके कारण उसे जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज कि रोमन साम्राज्य जो है, जो यूरोप का पूरा ज्ञान विज्ञान और लिटरेचर है, वो कहीं ना कहीं रोम और ग्रीक के लिटरेचर से निकलता है। मीन्स अगर हम यूरोप को समझना चाहते हैं तो हमें उसका बैकग्राउंड यानी कि रोमन ग्रीक लिटरेचर को समझना होगा। सेकेंड थिंग, रोमन साम्राज्य जो है अपने दौर का सबसे जबरदस्त इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन रही है। ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 2 से 2500 साल पहले रोमनों का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा था कि उतना प्रोडक्शन यूरोप 18th 19th सेंचुरी में नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ी बात है कि उस प्रोडक्शन के उस लेवल को लाने में यूरोप को लगभग 2000 साल लग गए। तीसरी चीज, जो रोमन साम्राज्य है उनका तकनीकी विकास भी गजब था। कई शानदार उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे अभी आगे चल करके, उसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि उस दौर में वो तकनीकी तौर पे बहुत दक्ष थे और जो कि जब बाद में जाकर के चीज़ें ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट थिंग कि हम जब इंग्लिश लिखते हैं तो उसके स्क्रिप्ट क्या होते हैं, उसके स्क्रिप्ट हम बोलते हैं रोमन स्क्रिप्ट। मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज का भी बर्थ यहीं से आता है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या था इस रोमन साम्राज्य में जिसके कारण जो है रोमन साम्राज्य इतना सक्सेसफुल रहा, इतना विशाल हुआ, इतना भव्य हुआ। तो आइए हम चैप्टर पे चलते हैं, एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट। रोमन साम्राज्य, पहले इसके थोड़े से जो है एरिया पर आते हैं कि रोमन साम्राज्य का पूरा एरिया कहाँ और कैसे लोकेटेड था। ठीक है, तो हम जो है मैप पे चलते हैं, सॉरी इसमें इसको उठाते हैं। अब हम ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे एरिया में बेसिकली जो रोम का शहर है वो बेसिकली इटली से शुरू होता है। ठीक है, मैप पे लोकेट करने के लिए याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट शहर है रोम का, इटली। दूसरी चीज़, ये पूरा यूरोप का सेक्शन हो गया, ये नीचे अफ्रीकन सिटीज़ हो गए और यहाँ पर एशिया का छोटा सा हिस्सा। इस तरह से ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट बनता है, सॉरी एक ऐसा एम्पायर बनता है जो एक साथ यूरोप में भी है, एशिया में भी है और अफ्रीका में भी है। ठीक है, तो एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट, जो इसका नाम इसने सार्थक कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं रोमन एम्पायर के बारे में कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पर कुछ और बेसिक फैक्ट्स दिए हुए हैं कि यह एक लार्ज एम्पायर था जो कि फर्टाइल क्रिसेंट, जो कि जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के आसपास का जो इलाका है, उसके बाद जो है ये नॉर्थ अफ्रीका, सहारा डिजर्ट के ठीक ऊपर जो समंदर के किनारे का इलाका जो हमने देख लिया था, और यूरोप का एक बड़ा हिस्सा जो है इसके अंदर शामिल था। और यह अपने आप का जो सबसे रिच एम्पायर था और जिसका इंडिया से भी ट्रेड हुआ करता था। और इंडिया से जो है ब्लैक पेपर हमने जो क्लास 6 7 में खूब पढ़े हैं कि ब्लैक पेपर के बदले में वो सोना सोने से जो है उसको तौल करके ले जाते थे। रोमन साम्राज्य एक जबरदस्त डाइवर्स साम्राज्य था जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेज हैं, अलग अलग कल्चर हैं, और इसके बावजूद भी जो है उन्होंने सबको इतनी खूबसूरती से समेट के रखा था कि वो वाकई काबिले तारीफ था। अब यहाँ पे स्लेव ट्रेडिंग थी, खैर वो एक बात की चीज़ है, उस बाद में आएंगे। जो रोमन साम्राज्य को हम जानते कैसे हैं, क्या क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। सबसे पहली चीज़, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन बहुत मिलती है, रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर रिटन डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने किताबें लिखी और दूसरी चीज़ लिखी, और मटेरियल रिमेन्स मीन्स बिल्डिंग्स के अवशेष। टेक्सचुअल सोर्सेज में क्या है, तो बेसिकली वो एनल्स लिखते थे। एनल्स मीन्स एक तरह से कह सकते हैं आप ईयर बुक, कि साल भर में जो भी घटनाएं होती थी वो उसका रिकॉर्ड रखते थे। एडिशनली उन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिखे, स्पीचेज लिखे, सरमन, लॉज, ऐसे ऐसे जो है कई सारे इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हमें पता चलता है। एक और चीज़, उन्होंने जो है इस दौर में कागज़ की खोज हो चुकी है। कागज़ क्या, पपाइरस एक पेपर था, पपाइरस, उसी से जो है कागज़ बनाते थे और उस पर जो है लिखने का काम होता है। चूँकि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा है, बिजनेस बहुत ज़्यादा है और भी लीगल और दूसरे सोर्सेज पे काम बहुत ज़्यादा है, इस कारण राइटिंग वर्क बहुत ज़्यादा था और उसके बाद उन्होंने इन चीज़ों को प्रिजर्व किया। कई सारे हमें इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं
और इसकी इंस्क्रिप्शन के कारण भी जो है हमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। हज़ारों की संख्या में कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिले, अकाउंट लेटर्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिसके कारण हमारे लिए जो है रोमन साम्राज्य को जानना काफ़ी आसान हो जाता है इन कंपेयर टू एनी अदर एशियन, स्पेशली इंडियन एम्पायर्स। ऐसा नहीं था इंडिया में भव्य एम्पायर नहीं थे, बहुत सारे थे, लेकिन हमने जो है वो रिटर्न वर्क नहीं किया। और रिटर्न वर्क किया भी होगा तो कुछ तो एक पे इंडिया पे जो इतने अटैक्स हुए, नालंदा तक्षशिला जला दिया गया, शायद इसलिए मिस हो गया। और कुछ जो है हमारे यहाँ जो है ओरल जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की बात ज़्यादा थी, और लोग ये मानते थे कि जो राजा जो है इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। वो ये सोचते थे कि हमें ईश्वर की नॉलेज को तो प्रिजर्व करना है, लेकिन जो सांसारिक लोग हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखने की बहुत वैल्यू नहीं है। खैर, ये हमारा फिलहाल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। हमारा कॉन्टेक्स्ट ये है कि उनके लिए, सॉरी, रोमन एम्पायर के लिए हमारे क्या क्या सोर्सेज हैं। तो इंस्क्रिप्शंस हैं, टेक्सचुअल सोर्सेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये सारे जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इस समय लगभग 500 बीसी के आसपास दो बड़े पावरफुल एम्पायर्स हैं जो कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के आसपास रूल कर रहे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। तो जब हम ये मैप उठाते हैं तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो है रोमन एम्पायर, वैसे तो बहुत सारे एम्पायर थे, और दूसरा है पर्शियन यानी ईरान का एम्पायर है। ठीक है, ये दो एम्पायर दोनों आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे, और ये जो है दुनिया की दो पावरफुल शक्तियां थी जो कि यूरोपीय वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो चाइना में भी था, इंडिया में भी था और बाकी जगहों पर भी था, बट बेसिकली हमें जो जिनका रेफरेंस मिलेगा, चूंकि रोमन एम्पायर को पढ़ना है तो इसलिए हमको ईरान को ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि दोनों आपस में टकराते रहते हैं। तो दो एम्पायर हो गए, रोमन एम्पायर और यहाँ पर पर्शियन एम्पायर, दैट इज फ्रॉम ईरान। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से अपने टेक्स्ट पे आते हैं। तो बेसिकली ईरान जो है एशियन इलाके में है, और रोमन एम्पायर जो है वो यूरोपियन इलाके में है। दोनों जो है एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे, और एक दूसरे की ज़मीन कब्जा करने में हमेशा लगे रहते थे। स्वाभाविक है, दो राजा हैं, दोनों जो है उसी ज़मीन पर कब्जा करने में लगे थे। जो बॉर्डर है उनका यूफ्राइटिस रिवर है। यूफ्राइटिस रिवर मेसोपोटामिया में हमने देखा था। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है। तो जस्ट जो है यहाँ पर जो है एक यूफ्राइटिस रिवर का, सॉरी, यही जो इलाका है, इसी, देखो चूंकि ये मैप है, ये परमानेंट नहीं है, ये हमेशा स्टेबल। ये जो है यूफ्राइटिस, ये जो है बॉर्डर का इलाका है यूफ्राइटिस रिवर का। ठीक है, एक मिनट को मैं फिर से इसको साफ कर देता हूँ। लगभग जो है इसी आसपास जो है यूफ्राइटिस रिवर बहती है। अब यहाँ पर एग्जैक्ट इसलिए आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि जो नदियों की जो डायरेक्शन, सॉरी, जो साम्राज्यों की सीमाएं हैं वो हमेशा इधर उधर होती रहती थी। कभी हमने आपके एरिया पे कब्जा कर लिया, आपने हमारे एरिया पे कब्जा कर लिया, तो मैप्स आगे पीछे होते रहते थे। तो जो ईरानियन और रोमन एम्पायर दोनों की बॉर्डर हो गई यूफ्राइटिस रिवर। एडिशनली जो रोमन एम्पायर का जो ऊपरी हिस्सा था, जो नॉर्दर्न बाउंड्री है, आप देखोगे यहाँ पर एक राइन रिवर है और यहाँ पर जो है डैन्यूब रिवर है। तो ये इनकी नॉर्दर्न बाउंड्री बनाती थी रोमन एम्पायर की। ठीक है, इसके बाद जो है आप देख सकते हो कि जो पूरा रोमन एम्पायर है बीच में जो है मेडिटेरेनियन सी के चारों ओर है। साउदर्न साइड में जो सहारा डेजर्ट है, ये भी अपने आप में इसके लिए बॉर्डर ही था, क्योंकि सीधी बात है उस डेजर्ट से इनको कोई बहुत मतलब था नहीं, डेजर्ट में कुछ उगना था नहीं, इनको कोई प्रॉफिट होना नहीं था, इसलिए डेजर्ट पर ये लोग जो है ज़्यादा टेंशन नहीं लिए। स्पेशली जो समंदर के किनारे के जो शहर हैं, ये इन्हीं पर जो है कंट्रोल करते रहे। प्रमुख शहरों को अगर देखें तो यहाँ पर जो है अलेक्जेंड्रिया है, जिनको मैप में दिखाया जा सकता है। अलेक्जेंड्रिया मिल गया। यहाँ पर आपको रोम दिखाना हो सकता है। ये कॉन्स्टेंटिनोपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटियोक इंपॉर्टेंट है। तो ये चार जो है मैप के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद जो है हम आते हैं द अर्ली एम्पायर। इसको समझने से पहले थोड़ा जो है इसके बैकग्राउंड में आते हैं, अदरवाइज फिर जो है रोम समझ में नहीं आएगा। रोम की कहानी क्या थी कि जो पूरा इटली का इलाका है, या ग्रीस, इटली और आसपास का जो इलाका है, वहाँ पर क्या था, छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे। इन सिटी स्टेट्स की क्या कहानी थी? तो बेसिकली इन पूरे इलाके में पूरा पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम था। हर शहर के पास कुछ रिच और पावरफुल लोग होते थे, और वही लोग मिलजुल करके शासन चलाते थे। ठीक है, हर शहर के कहने को वो रिपब्लिक थे, बट वो सही मायने में रिपब्लिक नहीं थे, वो एक तरह की ओलिगार्की थी, जहाँ पर जो कुछ एलिट फैमिली के, कुछ रिच और पावरफुल फैमिली के लोग रूल करते थे।
और वो लोग आपस में डील करके अपनी जो है डिसीजन लेते थे कि आपस में डिस्कस कर लिया, हाँ ठीक है साहब इस साल लड़ाई करनी है तो करेंगे, इस साल टैक्स बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मीटिंग करके करते थे। याद रखिए वोटिंग जो है स्लेव्स को नहीं दी गई थी, वोटिंग जो है सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल्स के लिए थी, इवन कि वेमेंस को भी नहीं थी। तो उसी में जो है आपने क्लास 10 में जूलियस सीजर की कहानी पढ़ी होगी, ये कहानी उसके आगे की है। होता क्या था कि जूलियस हाँ, ये जो मीटिंग होती थी, इस मीटिंग के जो मेंबर्स होते थे उनको सीनेटर बोलते थे। ठीक है, आज भी अमेरिका में ये सीनेटर्स होते हैं जो कि काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है। हमारे लोकसभा इंपॉर्टेंट है, उनका सीनेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो सीनेटर्स होते थे, तो जो जूलियस सीजर था वो भी अपने आप में एक सीनेटर ही था। ठीक है, अब होता क्या है कि जूलियस सीजर एक बहुत एम्बिशियस था। ये 10th की कहानी है, यहाँ पे सिर्फ उसका बैकग्राउंड है क्योंकि उसको समझे बिना आप आगे की कहानी समझ नहीं पाओगे। तो जूलियस सीजर बहुत एम्बिशियस था। उसने क्या किया, आसपास के कई लोग स्टेट्स पर कब्जा किया और उन सारे लोगों को हराता चला गया। और जब भी वो किसी राज्य को हराता था, वहाँ के लोगों को पकड़ करके लाता था और उठा करके अपने यहाँ के अपने दोस्त मतलब जो भी शहर वाले हैं उनको एज ए स्लेव देता जाता था। काफ़ी सारा सोना चांदी लूट के लाता था, अपने लोगों को बांट देता। इस कारण जूलियस सीजर की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती चली गई और बाकी जो सेनेटर्स थे वो जूलियस सीजर से नाराज होते हैं और जूलियस सीजर को मार डालते हैं। ये कहानी आपने जो है उसमें पढ़ी है, जिसे ब्रूटस आता है, व्हाट ब्रूटस, कैसियस, ये सब जो है अपनी कहानी करते हैं। खैर उसके बाद लेकिन आपने उस नॉवल ने अगली स्टेप्स देखी कि जूलियस सीजर के मरने के बाद जब आगे कहानी आगे बढ़ती है तो ऑगस्टस राजा बनता है। ये पहली बार था जब पावर जो है एक वंश परंपरा में जाती है। हालांकि ऑगस्टस उसका भतीजा था, लेकिन पावर जो है एक फैमिली में रूल करती है। ऑगस्टस का इलेक्शन नहीं होता। हालांकि एक तरह से था, जनता की पॉपुलैरिटी उसके पीछे थी, लेकिन ऑगस्टस जो है एक तरह से आप जूलियस सीजर की सहानुभूति के दम पे आता है और यहीं से एक एम्पायर की परंपरा बनती है। इसके पहले क्या था, वो एक डेमोक्रेटिक सीट सेटअप था जहाँ सीनेट अपने में से ही किसी एक को चुनती थी। और अब क्या हो रहा है, ऑगस्टस जूलियस सीजर के बाद ऑगस्टस के बाद से जो है पूरा का पूरा सिस्टम एक राजशाही की तरह चलने शुरू होती है। खैर अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं, द अर्ली एम्पायर। रोमन एम्पायर को टोटली जो है दो फेज में डिवाइड किया इसका, अर्ली और लेट। लगभग जो 3rd सेंचुरी के जो वो पीरियड है, जिसके पहले का 3rd सेंचुरी एडी, ये एडी की बात हो रही है, उसके पहले का पीरियड अर्ली कहलाता है, बाद का पीरियड जो है वो लेट जो है रोमन एम्पायर की बात होती है। ठीक है, यही जो है बीच का वो बॉर्डर लाइन है। अब इसकी कहानी क्या है, तो फिर से थोड़ा सा और बैकग्राउंड में आते हैं। जब रोमन और जो है ईरानियन एम्पायर की, कहने को दो एम्पायर थे, दोनों बड़े बड़े पावरफुल थे, लेकिन दोनों में ज़बरदस्त डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था, रोमन एम्पायर जो है वो काफ़ी डाइवर्स है। यहाँ पर अफ्रीकन्स भी हैं, एशियंस भी हैं, यूरोप में भी जो है ईरानियन है, ग्रीक है, सॉरी ईरानियन कह रहे हैं, अब इटालियन है, ग्रीक्स हैं, अलग अलग तरह के जो है लोग हैं। दूसरी ओर जो ईरानियन एम्पायर है वो पूरी तरह से, एक तरह से आप यूनिफॉर्म कह सकते हो, एक जैसे लोग हैं, एक जैसे उनका सिस्टम है। बेसिकली दो ही एम्पायर उनके यहाँ रूल किए, एक पर्थियन थे और बाद में सासानियन, जो कि ज़्यादा पावरफुल हुए। ठीक है, इसके बाद जो रोमन एम्पायर है उसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। लैटिन और ग्रीक जो है दो सबसे पावरफुल लैंग्वेज थी। स्पेशली जो लैटिन है, जो अपर क्लास है, खासकर ईस्ट साइड वाला, जो एशियन साइड वाला है, वो ग्रीक ग्रीक बोलता है। और जो वेस्टर्न साइड है, जो यूरोपियन साइड वाला हिस्सा है, वहाँ पर लैटिन लैंग्वेज ज़्यादा बोला जाता था। ठीक है, और ये जो है मेडिटेरेनियन सी और सर अफ्रीका में एक जगह है ट्रिपोलिटानिया, जो कि जो है लैटिन बोल रहा है, और जो है साइरेनिका ग्रीक स्पीकिंग। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, कभी कभार एक नंबर में आ जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। खैर अब जो है, तो जो रोमन एम्पायर है वो काफ़ी डाइवर्स मिलता है और ईरानियन एम्पायर एक जैसा मिलता है। और भी आगे डिफरेंसेस है, हम बाद में आएंगे। तो जो रोमन एम्पायर है इसको ऑगस्टस ने जो है 27 BC में इस्टेब्लिश किया। मैंने आपको बता दिया था बैकग्राउंड कहानी क्या थी, कैसे इस्टेब्लिश हुआ। जो ऑगस्टस था उसने खुद को प्रिंसिपेट कहा, मतलब जो पहला और इम्पॉर्टेंट सिटीजन। ठीक है, वो खुद को किंग नहीं कहता, लेकिन वो पूरी तरह से उसने पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में रखा था। वो हालांकि ये परंपरा जूलियस सीजर से ही हुई थी, लेकिन ऑगस्टस के बाद जो है वो फैमिली सिस्टम चलना शुरू हुआ था पूरी तरह से। तो उसने खुद को प्रिंसिपेट कहा। इट मीन्स कि जितने भी सीनेटर्स हैं हम उनमें फर्स्ट नंबर पे आते हैं, हम बहुत आपसे थोड़ा सा जो है लीडर हैं,
लेकिन उसने खुद को किंग नहीं कहा, लीडिंग सिटीजन, ठीक है, कि हम जो है तो सिटीजन ही जैसे बाकी सिटीजन होते हैं, हम भी सिटीजन ही है, लेकिन हम बस लीड कर रहे हैं। लेकिन उसने काम जो है सारे राजाओं की तरह किया। इट मीन्स कि ये वो स्टेज है जब पावर का ट्रांसफर हो रहा है। मीन्स जो पावर एक्चुअल में सीनेट रूल करती थी, सीनेट ही पूरे शहर के लिए डिसीजन लेती थी, अब एक्चुअल पावर जो है धीरे धीरे किंग में जा रही है, दैट इज ऑगस्टस, ठीक है। अब सीनेट, अब रोम की पूरे सिस्टम में 3 बड़े खिलाड़ी आते हैं, ठीक है। रोम की जो पूरी पॉलिटिक्स है 3 मेंबर्स के साथ चलती है। पहला है किंग, ठीक है, किंग, सीधी सी बात है, आपको पता है। दूसरी सीनेट, सीनेट आपको बताया था, रोम के जो एलिट लोग थे ये उनकी एक काउंसिल थी, और क्योंकि इन्होंने पुराने दौर की डेमोक्रेसी देखी थी, जब राजा जो भी काम करता था सीनेट से पूछ करके करता था, और ये लोग हमेशा चाहते थे कि राजा हमारे समर्थन से काम करे, हमारी हेल्प ले। बट होता क्या था, राजा के पास जैसे ही राजा पावरफुल हुआ वो सीनेट को इग्नोर करता था, और जो है, और सीनेट हमेशा इस कोशिश में रहती थी कि राजा को कमजोर करके अपना काम किया। तीसरा जो बड़ा था, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, दैट इज आर्मी, ठीक है। अब ये 3 फैक्टर में जो 2 फैक्टर एक साथ आ गए वो पूरे सिस्टम को चला लेते, सीधी बात है। 3 प्लेयर्स हैं, 2 प्लेयर एक साथ हैं, वो ऑटोमेटिक पावरफुल हो जाते थे। तो ऐसे केस में जो है उसकी चलने लगती थी। अगर जो आर्मी ने सीनेट का साथ दे दिया तो राजा की कंडीशन खराब हो जाती थी, जब आर्मी ने राजा के साथ रहे तो सीनेट की कंडीशन खराब हो जाती थी। तो राजा की हमेशा कोशिश होती थी कि जो भी सीनेट है वो हमेशा कंट्रोल में रहे, ठीक है। वो कभी नहीं चाहते थे कि सीनेट इतने पावरफुल हो और वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए। उन्होंने क्या किया कि जो स्टार्टिंग दौर में जो सीनेटर्स थे वो सारे के सारे इटली से ही थे। बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, इटली वालों को हटाओ, इसकी जगह जो है हम बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ से हम सीनेटर्स को लेके आएंगे, क्योंकि जो इटली वाले वो हमारी बात नहीं मानते, और बात नहीं भी मानेंगे। उनको लगता था कि ये राजा कौन है, ये तो हमारे बीच का ही आदमी था, आज जो है खुद को बहुत पावरफुल समझ रहा है। तो इस कारण हमेशा प्रॉब्लम चलती रहती थी, ठीक है। और राजा और सीनेट के बीच खूब झगड़ा होता रहा था, और सीनेटर्स ने रोमन किंग्स के खिलाफ खूब लिखा, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो राइटिंग मिलती है वो किसी न किसी सीनेटर की जो है बुक्स में मिलती है। तो सीधी सी बात है, सीनेटर्स की पावर छीनी जा रही थी तो वो राजा के खिलाफ ही लिखेंगे। तीसरा जो पावरफुल फैक्टर बताया था, दैट इज आर्मी। अब जो रोमन आर्मी है वो पर्शियन आर्मी से कई मामलों में डिफरेंट है। जो पर्शियन आर्मी है वो जो कॉन्स्क्रिप्टेड थी। इट मीन्स कि जब भी युद्ध होता था तो वो जाते थे गांव गांव में, जाके लोगों को पकड़ के ले आते थे और लड़ाई के लिए भिड़ जाते थे। उनके पास कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी जो परमानेंट आर्मी हो। वो बेसिकली खेती कर रहे हैं, अपना घर का काम धंधा कर रहे हैं, जब लड़ाई हुई सबको पकड़ के ले आए और चलो भाई लड़ने चलो। जबकि रोमन्स के पास एक प्रोफेशनल आर्मी थी जिनको जो है बाकायदा सैलरी दी जाती थी। इसके बाद सबके लिए कंपलसरी था कि 25 साल आपको आर्मी में रहना ही रहना, आर्मी की सेवा करनी है। ये इनकी एक खास बात थी। लगभग इनके पास जो है 6 लाख के करीब में इनके पास जो है सैनिक थे, जो कि जो है एक बहुत बड़ी संख्या होती है। अब एक और चीज़ थी, अब इतनी बड़ी फौज है तो उनको खाना भी खिलाना है, उनको खर्चे भी देना है। अक्सर क्या होता था, जो कि इन लोग को टाइम से सैलरी नहीं मिल रही, दूसरी प्रॉब्लम्स हो गई, तो डिसिप्लिन का इशू होता था, और ये लोग कभी जनरल के खिलाफ और कभी कभी तो राजा के खिलाफ भी जो है विद्रोह कर देते थे। और सीनेटर तो हमेशा ही थे ही राजा के खिलाफ इनको सपोर्ट करने के लिए। बट नॉर्मली सीनेट ने जो है आर्मी के खिलाफ भी काफ़ी कुछ लिखा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ केस में जो है आर्मी राजा के ही साथ होती थी, स्वाभाविक है, सैलरी तो वही देने वाला है। तो इस तरह से ये 3 जो बड़े सोर्सेज हैं, 3 बड़े जो प्लेयर्स हैं, आर्मी, सीनेट और किंग, ये तीनों का जो कोऑर्डिनेशन है इसी पर रोमन एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट चलती है, ठीक है। और यही लोग मिलकर के पूरे सिस्टम को नचाते हैं। नॉर्मली जो पहला जो पीरियड है, जो अर्ली रोमन पीरियड है, मतलब 3rd सेंचुरी बीसी तक, एडी तक सॉरी, लगभग लगभग शांत ही रहता है, क्योंकि इनको पास एक विशाल एम्पायर था, और जनरली जो है उनको ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही साल था, लगभग 69 क्रिश्चियन एरा, मतलब एडी में, जब रोमन 4 लोगों ने दावा ठोका कि हम राजा बनेंगे, और उसके कारण जो है एक सिविल वार छिड़ गया। सिविल वार 2 तरह के वार होते हैं, एक फॉरेन कंट्री के साथ और एक अपने ही लोगों के साथ, अपने ही देश में। मीन्स की जो है देश के ही 3-4 लोग इस बात के लिए लड़ जाएं, 3-4 दो एक से अधिक लोग इस बात के लिए लड़ जाएं कि साहब देश का राजा कौन बनेगा, ठीक है। तो वो होता है सिविल वार, कंट्री के भीतर सिविल वार, बाहर से वो जो है नॉर्मल वार, ठीक है। तो एक ही साल आता है, अदरवाइज जो है पूरा का पूरा एम्पायर जो है स्टैब्लिश
शांत रहता है, कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। जो भी राजा का बेटा होता था उसको सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लिया था, हाँ ठीक है ये अगला राजा बनेगा। इवन कि वो नेचुरल या अडॉप्टिव कोई भी हो, नेचुरल मतलब राजा का खुद का बेटा या अडॉप्ट किया हुआ, दोनों में को भी एक्सेप्ट कर लेते थे। जैसे टिबेरियस 14 से 37, ये कौन था? तो ये जो है ऑगस्टस का अपना बेटा नहीं था, ये गोद लिया हुआ बेटा था। बट आराम से, क्योंकि ऑगस्टस का इतना इफेक्ट था, उसने आराम से जो है इस गोद लिए हुए बेटे को भी जो है राजा बना दिया, प्रिंसिपेट बना दिया। प्रिंसिपेट राजा की ही टाइटल कह सकते हो। फर्स्ट सिटीजन या इंपॉर्टेंट सिटीजन, लीडिंग सिटीजन जो है का टाइटल था, बट काम इनका राजा का ही था। बाहर की लड़ाई भी बहुत ज़्यादा रही नहीं, एक विशाल साम्राज्य इनके पास था, तो लड़ाई की बहुत नौबत आई नहीं। सिर्फ एक ही साहब थे, त्राजान करके एक किंग थे, जिनकी ख्वाहिश थी कि वो भी सिकंदर की तरह एक महान राजा बने। याद रखिए सिकंदर का पीरियड जो है रोमन एम्पायर से पहले से था। तो उन्होंने जो है यूफ्राइटिस के आगे तक कब्जा किया, लगभग 113 से लेकर के 17 तक, 113 टू 117 तक। लेकिन सॉरी, उन्होंने जो है 115-16, अब उन्होंने यूफ्राइटिस रिवर के वो आगे तक गए, मतलब एशियन इलाकों में काफ़ी अंदर तक घुस गए, और उनकी ख्वाहिश थी कि जो है वो इंडिया को जीतें। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मिलता है कि विंटर का सीजन है, त्राजान जो है यूफ्राइटिस पार करके टेसीफोन तक आ जाता है, पर्थियन कैपिटल मतलब ईरान की कैपिटल तक को जीत चुका होता है, और पर्शियन गल्फ के पास खड़ा हुआ है। और वहाँ पर उसको एक शिप दिखता है जो कि इंडिया जा रहा था। इसको लगता था काश मैं जवान होता तो मैं भी जो है अलेक्जेंडर की तरह इंडिया को जीत चुका होता। सीधी सी बात है, उस दौर में जो है लड़ाइयाँ लंबी चलती थी और दूर के इलाके थे, चूँकि त्राजान बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसको लगता था पता नहीं इंडिया जीतने जाऊँ तब तक जो है हो सकता है मैं भी वहीं जो है वहाँ मेरी भी डेथ हो जाए। याद रखिए सिकंदर भी जो है लौट करके घर नहीं पहुँच पाया था, हालांकि सिकंदर की एज बहुत कम थी। खैर, बट आप त्राजान ने जो भी इलाके जीते, बाद के लोगों ने उसको उठा के छोड़ दिया, कहा साहब ये फालतू के इलाके हैं, इसको संभालना जो है बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने उस पूरे एरिया को छोड़ दिया। अब रोमन एम्पायर्स के पास पैसा कितना था? उनके पास एक छोटा सा एक इलाका था हेरोड, अकेले हेरोड से इनको जो है 5.4 मिलियन जो है दिनार पर ईयर आ रहा था, जो कि 1,25,000 किलो गोल्ड के इक्वल था। दिनारियस ये उनकी गोल्ड करेंसी है, ठीक है, और सॉरी दिनारियस जो है ये इनकी जो है सिल्वर करेंसी है। और जो इनकी जो टोटल इनकम आती थी सिर्फ एक स्टेट से 1,25,000 किलो गोल्ड। आज की डेट में जो गोल्ड की प्राइस है 54 लाख रुपीस पर केजी। अब मल्टीप्लाई करके देखो 54 लाख इंटू 125 लाख जो है कितनी बड़ी रकम होती है। इतना पैसा वो एक स्टेट से निकाल रहे हैं। यू कैन इमेजिन के जो है रोमन किस हद तक अमीर रहे होंगे, किस हद तक पैसा रहा होगा। अभी आगे उनकी लाइफस्टाइल मिलेगी कि कितने बड़े जो है एरिया पर वो राज करते थे, जो इवन कि एक जो उनका सामंत भी होता था, लैंडलॉर्ड भी होता था, वो कितने उनके पास कितनी प्रॉपर्टी होती थी। रोमन साम्राज्य को हर जगह से जो है खूब सारा पैसा मिलता था, और अपने पीक के टाइम में स्कॉटलैंड या इंग्लैंड का इलाका है, वहाँ से लेकर के इनको आर्मेनिया एशियन इलाके में, और सहारा में अफ्रीका में, सहारा से लेके यूफ्राइटिस तक का इलाका जो है इनके पास आ गई, इनके कंट्रोल में थी। और इतने बड़े इलाके पर वो रूल कर रहे थे, और जहाँ पर जो है लगभग 60 मिलियन यानी कि जो है 6 करोड़ लोग जो है इनके कंट्रोल में थे। 6 करोड़ लोगों पर ये रूल कर रहे हैं। द ग्रेट अर्बन सेंटर। अब ये शहर चीज़ें कंट्रोल कैसे, खैर छोड़ो, इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।